हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्लास 9 का बायोलॉजी का जो चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँगी। एंड आपको तो ये चीज़ पता होगी कि एनिमल सेल, प्लांट सेल में डिफरेंस, देन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो वो तो बेसिक है, वो तो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वन लाइनर्स भी हैं, लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं, तो ये सारा मिक्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इसके जो भी नोट्स होंगे वो आपको शॉर्ट्स में अपलोडेड मिल जाएंगे। एंड शॉर्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट टू द पॉइंट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, ये आपने पढ़ा होगा। तो वो है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। एंड ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है, ये हमें कौन सा मॉडल बताता है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सेल ऑर्गेनल विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट। हमें पता है कि लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो लीवर सेल्स में जो पॉइजन और ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन होती है वर्टिब्रेट्स में, वो कौन सी ऑर्गेनाली उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ का काम होता है प्रोटीन्स बनाना, एंड स्मूथ का काम होता है लिपिड्स की फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट। तो जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, वो किस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में, वो किस कंपोनेंट से बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है। तो प्लांट सेल में जो वो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज नाम के सबस्टांस से बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होता है जो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, एंड इट इज़ परमेबल टू वाटर सॉल्यूट्स एंड गैसेज। जैसे जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली इट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, कि इसको जाने देना है, इसको नहीं जाने देना है, कौन एग्जिट करेगा, कौन एंट्री करेगा। लेकिन सेल वॉल ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेन एक गेट की तरह होती है, जो जिसने जाना जाओ, जिसने आना है वो आओ। ठीक, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एनिमल सेल नॉट हैव सेल वॉल। अभी बताया था ऊपर कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। अब रीज़न क्या है कि उनके पास सेल वॉल नहीं है। Animals do not have rigid walls because cell wall are incompatible with the way in which an animal moves and grow. The flaccid cells membrane provide the animal cell freedom of mobility and formation of different tissues which is not present in plants. ठीक है, अब प्लांट्स और हम में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है ना। प्लांट्स मूव तो नहीं कर सकते, एक ही जगह पे उन्होंने रहना है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है, हमारा जो ग्रोथ पैटर्न है, जो हमने मूव भी करना होता है, ठीक है, तो उस वजह से हमारे अंदर सेल वॉल की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें रिजिड स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद सोचो, हमारे पास एक रिजिड स्ट्रक्चर होगा तो हम ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है, हमारी क्या मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगी। तो यही रीज़न है कि वी डोंट हैव सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शनल रीजन्स ऑफ अ सेल। तो सेल के फंक्शनल रीजन्स कौन से होते हैं। तो तीन मेजर फंक्शनल रीजन्स होते हैं सेल के। सेल मेम्ब्रेन, या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, देन इज न्यूक्लियस, एंड देन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल डिवीजन एंड राइट इट्स टाइप। तो सेल डिवीजन क्या होता है और उसके टाइप्स बताने हैं। तो सेल डिवीजन नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सेल डिवाइड कर रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, इट इज़ कॉल्ड एज द सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। माइटोसिस जो है ये हमें जर्म सेल्स में देखने को मिलती है, मियोसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से हो गए हमारे, जो गेमीट्स होते हैं, जैसे स्पर्म हो गया मेल्स में, एंड फीमेल में हमारा आ गया ओवम। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होती है, जो सिंपल जर्म सेल्स होते हैं। हमारे बॉडी के बाकी जितने भी सेल्स हैं वो सारे जर्म सेल्स होते हैं। बेसिकली ऐसे सेल्स जिनका रिप्रोडक्शन में कोई भी काम नहीं है। तो जो नॉर्मल वाले सेल्स होते हैं, बॉडी के सारे सेल्स रिप्रोडक्टिव वाले को छोड़ के, उन सब में माइटोसिस होगी, एंड रिप्रोडक्टिव में मियोसिस होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइटोसिस क्या होता है, ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें सेल जो होता है डिवाइड करता है ग्रोथ के लिए। बेसिकली माइटोसिस में क्या होता है, एग्जैक्टली पेरेंट सेल की तरह ही डॉटर सेल्स बनते हैं, एंड मियोसिस में ऐसा नहीं होता। ये स्पेसिफिक सेल्स में होती है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं एनिमल एंड प्लांट्स में, जो गेमीट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज
वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द सेलेक्टिव मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जो गाइड करेगा कि हाँ जी ये लोग आ सकते हैं, ये लोग जा सकते हैं। बेसिकली समझ लो कि कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड है कि अगर तुम्हारे पास आईडी है कॉलेज की तो ही तुम अंदर जा सकते हो, ठीक है, अगर है तो ही बाहर जा सकते हैं, ऐसे कोई आलतू फालतू लोग नहीं आ सकते, ठीक है। तो वही चीज़ है कि सेल के लिए ये एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। कौन एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, ये सब इसी पे डिपेंड करता है, ये यही गाइड करता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टिव मटीरियल्स एंड दिस इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल। अब ऐसा भी हो सकता है अगर ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं बनती सेल में, तो ऐसा भी हो सकता था कि जो ज़रूरी सामान है, जो इंपॉर्टेंट, जो अच्छा वाला सामान है हमारे सेल को जो चाहिए वो एग्जिट कर जाता सेल से, और जो बेकार सामान है जो चाहिए नहीं वो एंटर कर जाता, तो भी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को गाइड करता है। Next question is, which cell organelle is called suicidal bags? Why is this organelle called so? तो किस ऑर्गेनेले को हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, आपको यहाँ बेसिकली आप बोल सकते हो डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, जो इनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो पूरे पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब सिचुएशन ऐसी बन जाए, हो सकता है कि सेल पे किसी बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक कर दिया, या सेल अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसके अंदर सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ करता है, वो सेल पूरा का पूरा ये खा जाता है, ठीक है, एनगल्फ कर लेता है। तो इससे बाकी दूसरे सेल्स में भी प्रॉब्लम होने से बचा लेता है ये। सिंस अ सेल इन इटसेल्फ कंटेन्स एन ऑर्गेनल थ्रू विच इट कैन किल इटसेल्फ, दस द लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल के अंदर ही एक ऐसी ऑर्गेनली प्रेजेंट है जो अगर एक बार फट गई, मतलब जिसने अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर बाहर निकाल दिया सेल के, तो वो पूरा सेल को ही क्या कर देगी, खा लेगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट इज, वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। हमने सेल थ्योरी में बहुत क्लियरली पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए सेल जो है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बेसिक यूनिट है हमारी, ठीक है। एंड जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है, हमारी बॉडी जो चल रही है किस वजह से चल रही है? क्योंकि हमारे सेल के अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, मतलब वो हमारी सेल के अंदर कॉन्टीन्यूसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं, तो इसीलिए हमारी बॉडी चल पा रही है, ठीक है। अगर ये एक्टिविटीज़ ना हो, ये एक्टिविटीज़ रुक जाए, तो आपकी बॉडी भी चलना, काम करना बंद कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई? तो आपको पता ही होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई? बिकॉज ये एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। तो जो एनर्जी की फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो पावर हाउस ही हुआ सेल का, जहाँ से पावर मिल रही है काम करने के लिए। अब आपने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं आपको बोलूँ कि चलो पूरे घर की उठ के सफाई करो, आप कर पाओगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर तो एनर्जी ही नहीं है। सिमिलरली सेल को काम करना है, इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी है उसको, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एनर्जी, एंड वो एनर्जी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। दिस इज द रीजन वाई इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये एनर्जी बनाता है, किस फॉर्म में बनाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी जो होती है एनर्जी करेंसी होती है सेल की। एटीपी की फुल फॉर्म आपकी बुक में लिखी हुई है ब्रैकेट्स के अंदर, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट इज, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज? ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बता दिया था कि जो भी प्रोटीन या लिपिड्स जिससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो कहाँ बनते हैं? तो ये प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, है ना। हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ऑफ 2 टाइप्स, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ जो है वो लिपिड्स की फॉर्मेशन करती है, रफ जो है उस पर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो बेसिकली कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। एंड स्पेसिफिकली आप यहाँ पे ऐसे लिख देना कि लिपिड्स स्मूथ में बनते हैं एंड जो प्रोटीन्स होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू राइट 2 सिमिलैरिटीज एंड 1 डिसिमिलैरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या सिमिलैरिटीज़ एंड क्या डिसिमिलैरिटीज़ है? सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हमें पता है कि ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, पहला जिनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब ये खुद इनकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल होती है। दूसरी, इनके पास अपना डीएनए होता है,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर में भी पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनेली का नाम बताओ ऐसी जिनके पास अपना डीएनए होता है और डबल मेम्ब्रेन होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। डिसिमिलरिटी की बात करें दोनों में, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज़ अ साइट फॉर द ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हियर यहाँ पे ऑफ आएगा, नॉट फॉर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। प्लास्टिड्स क्या है, ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है। हमें पता है प्लास्टिड्स तीन तरह की होती है, क्रोमो, ल्यूको एंड क्लोरो। क्लोरो कलर के लिए सॉरी क्लोरो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूको आर द कलरलेस प्लास्टिड्स जो कि स्टोरेज में काम आती है, एंड जो क्रोमो जो होती है वो कलर इम्पार्ट करती है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स में होती है हमारी फोटोसिंथेसिस, वेयर एज इन माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ ए साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये होगी इसकी डिसिमिलरिटी। नेक्स्ट इज वी हैव टू राइट द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के फंक्शन की बात करें, वैक्यूल्स आर मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड अदर सबस्टांसेस। वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज के लिए, एंड वैक्यूल का जो साइज़ होता है वो प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा होता है, अराउंड 70 to 80% ये स्पेस कवर करता है सेल में, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में टेम्परेरी होते हैं एंड छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सेकेंड है ये दे हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल, दैट इज जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, एंड मेंटेन्स द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल प्रेशर मेंटेन करके रखता है। कैसे, सेल से जो एक्सेस वाटर है वो खुद के अंदर ले लेता है, तो जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द सेल टू रिमेन टर्जिड, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इफ ऑल द राइबोसोम्स ऑफ द सेल आर डिस्ट्रॉयड, व्हाट हैपन्स इन द सेल। अगर सारे के सारे राइबोसोम्स डिस्ट्रॉय हो जाए सेल के, तो क्या होगा सेल को। हमें पता है कि राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम में होती है। ठीक है, तो अगर सारे के सारे राइबोसोम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा, जो राइबोसोम डिस्ट्रॉय हो गया तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोटीन नहीं सिंथेसिस होगी, क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल की, तो डिस्ट्रॉय हो गए तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी सेल में। इफ ऑल द राइबोसोम ऑफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड देन प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेल लाइक सबस्टांस होता है, लिक्विड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जितनी भी हमारी ऑर्गेनालीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, सारे की सारी जो होती हैं ये इसी लिक्विड जो कि साइटोप्लाज्म होता है इसी के अंदर तैर रही होती हैं। एंड जो ये साइटोप्लाज्म होता है इसमें अराउंड 80% वाटर से मिलकर बना होता है, एंड ये कलरलेस लिक्विड होता है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या टूट गई तो फिर क्या होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अगर ये टूट गई तो फिर क्या होगा, जो भी हमारे सेल के कंटेंट्स हैं, ठीक है, वो सराउंडिंग के साथ अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए। ठीक है, अनवांटेड मटेरियल अपनी मर्जी से अंदर आएंगे जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फ्रीली अंदर घूमेंगे मज़े से आके। ठीक है, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं क्या पता वो अंदर से बाहर चली जाएँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी, हम पहले डिस्कस कर लिया अभी हमने। तो ये सॉल्यूशन है, आप रीड कर लेना, वही जो मैंने समझाया बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंट मैकेनिज्म्स जिससे कि सबस्टांस की मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो हमें पता है कि 3 तरह के मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। हमने 3 तरह के मैकेनिज्म आपकी बुक में देखे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन बेसिकली किस में होता है, ये गैसेस के लिए होता है। हमें पता है कि जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टांस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, तो मैंने एक जगह अगरबत्ती जला दी, अब यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, अब जहाँ कम है ये उस तरफ जाएंगे, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब सेल के अंदर वेस्ट में गैसेस बनेंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम एक्सेल कर देते हैं। तो सेल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसने निकाल दी बाहर, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। अब सेल है इसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, बाहर कम है तो ये निकाल देगा, डिफ्यूजन हो गई, ज़्यादा से कम की तरफ चलेगी। एंड जो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, ऑक्सीजन अंदर कम है, तो ये बाहर से अंदर आ गई, तो ये हो गया डिफ्यूजन। फिर आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है ये पैसिव मूवमेंट होता है। बेसिकली व्हाट इज़ पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑस्मोसिस बेसिकली ये लिक्विड्स में होता है, जैसे डिफ्यूजन गैसेस के लिए होता है, ये लिक्विड्स के लिए होता है। इसमें से हायर रीजन से पानी लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। एंड थर्ड जो होता है मैकेनिज्म वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। पैसिव होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब आप खुद सोचो, अगर आपको ढलान में जाना है तो आप आराम से चले जाओगे, कोई आपकी इतनी एनर्जी नहीं लगेगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपको चढ़ाई चढ़नी है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है। सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी वही चीज़ होती है। ठीक है, इसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत है, जो आपको कौन देगा, एटीपी से मिलेगी। कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। ठीक है, क्योंकि मटीरियल्स को हमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना होता है। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आराम से ढलान है, आराम से चलते जाएंगे। अब नीचे से ऊपर जाना है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली जैसे आप अपनी टंकी में पानी चढ़ाते हो, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, मोटर चाहिए। मोटर के बिना तो ना चढ़ा पाओगे, तो मोटर जो है उससे उसको एनर्जी मिलती है पानी को, जिससे वो ऊपर चढ़ता है। सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यही चीज़ होती है, बस यहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, पैसे में ज़रूरत नहीं है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है।
नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी है कुछ जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी बुक में भी है ये। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को पुरकिंजे ने किया था, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे, याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड श्वान ने दी थी। लेटर ऑन इसको रुडोल्फ वर्चो ने एक्सपैंड किया था, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। प्लस आपको इनके ईयर्स भी याद करने की, शेल्डन एंड श्वान ने कब दी थी एंड फिर रुडोल्फ वर्चो ने कब उसको फर्दर एक्सपैंड किया था। एंड सेल किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि पहला ही लाइन इसके बारे में दी है, ठीक है। सो एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।